दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों ना। यह बहुत बड़ी बात है। शाखा है वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है, यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, प्रेस के सवालों को जवाब नहीं देते। इसी तरह जो इंटरव्यू इनका यह सामने आया है, इसमें भी लगभग वही बोल रहे हैं। पत्रकार कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। इसमें भी, इस इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात ही कह रहे हैं, थोड़ा सा दूसरी तरह से। इसमें एक बात उन्होंने कहा है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, यही संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। फिर कहाँ गया, फिर क्यों ये पूजा पाठ और तमाम प्रोपोगंडा धर्म का फैला रहे हैं? जब जन सेवा ही प्रभु सेवा है तो क्यों इतना हर आयोजन, धार्मिक आयोजन को इतना बड़ा पैमाना बनाकर जनता के बीच धार्मिकता का एक पता नहीं क्या उसको कहिए, धार्मिकता क्यों घोलते हैं? यह समझते परे है। जब जन सेवा ही प्रभु सेवा है तो जन में फिर मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख, जैन क्यों आ गए? क्योंकि मानव तो सब धर्म में है, मानव ही सब धर्म में है। पशुओं का कोई धार्मिक समूह नहीं है, हमने तो नहीं सुना। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों नहीं सुने, लेकिन उसी तरह मैं भी यह बात नहीं सुना हूँ कि पशुओं का भी कोई धार्मिक रीति रिवाज होता है। हर जगह मानवों का ही धर्म होता है, मानव ही धार्मिक रीति रिवाज मानते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि और संघ यह सिखाता है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है? यानी यह केवल बोलने के लिए वक्तव्य है जिसे संघ सिखाए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखाएं कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, लेकिन इस चीज को मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जन तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं, और जन तो हिंदू, ठाकुर, बाभन, पटेल सब हैं, लेकिन केवल कहने के लिए संघ की विचारधारा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा में यह है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है, और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो प्रेरणा से आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं, मेरी मोटी मोटी जानकारी है करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं।
संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए, और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं। और मैं मानता हूं तक करोड़ों विद्यार्थियों को और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूं तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। माननीय प्रधानमंत्री का इंटरव्यू का एक टुकड़ा आपने सुन लिया, उसमें सब चीज जान लिया कि संघ क्या है। मैं नहीं बोलूंगा संघ के विषय में बहुत कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में एक चीज मैं कहना चाहूंगा। संघ की भी आरएसएस की भी मैं व्याख्या करूंगा कभी कि इसकी सोच क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, क्योंकि मैं भी उतना जानता हूं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के विषय में जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के विषय में एक बात मैं भी जानता हूं कि एक बार मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैं भी उनके सामने साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए पहुंचा था। तब नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था और बोले थे कि मेरा काम ही बोलता है। उस समय मैं हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्टर था और यही शब्द इनका नरेंद्र मोदी का हमने छापा था कि मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलता। फिलहाल नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दूसरा बयान सुनिए और सुनिए कि नरेंद्र मोदी की सोच जो बोलते हैं वह कार्य रूप में बिल्कुल नहीं करते। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी सुन लीजिए। अब जैसे
मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है, और मैं जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है, और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है, और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूं कि बहुत उन्होंने खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूं।